हेलो टाइगो फैमिली। तो आज से हम इस चैनल पे सोलो लेवलिंग सीरीज को स्टार्ट करने वाले, सोलो लेवलिंग सीजन 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये मैं पर्टिकुलर एपिसोड में अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड करने वाला हूँ मैं। और एक पार्ट के अंदर ना कम से कम 10 से 12 चैप्टर को मैं कवर करने वाला, तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा होने वाला है, तो आप सभी को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये सोलो लेवलिंग सीजन 3 का पार्ट 1 होने वाला है। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा, चैनल पे ना 2 स्ट्राइक ऑलरेडी आ रखा है, तो चैनल का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी तीसरा स्ट्राइक आएगा और ये चैनल उड़ सकता है। और मुना काइवा चाम की वजह से स्ट्राइक आया था, तो भाई कोई भी कमेंट में मत बोलना कि भाई वो एनीमे कहाँ गया, तो मैं उसको तो एक्सप्लेन आप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो अभी हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 पार्ट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें चेयरमैन दिखाए जाते हैं और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान थे, मतलब कि मिन को लेके काफी ज्यादा परेशान थे उस टाइम पे। मिन टैब बोल गया था ना इस कारण, और तभी किसी बंदे का कॉल आता है चेयरमैन के पास, और जैसे वो कॉल उठाते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि हाईवे के बीच में ना एक बी रैंक का गेट अपीयर हुआ है। और इसके बाद चेयरमैन ना अपने मन में सोचने लगता है कि अगर वो एक नॉर्मल स्ट्राइक स्क्वाड को भेजेंगे ना, तो बी रैंक गेट को हैंडल करने में ना उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। और इसके बाद तभी चेयरमैन बोलता है कि अच्छा तुम वेट करो, मैं एक बढ़िया से गिल को वहां पे भेजता हूँ। लेकिन तभी चेयरमैन को किसी की याद आ जाती है, और वो बंदा कौन था इसके बारे में तो आपको भी काफी बढ़िया तरीके से पता होगा। और इसके बाद हमें जिन्वो भी दिखाया जाता है, जो कि मिस सैंडलर के बारे में सोच रहा था, और वो सोच रहा था कि वो उस टाइम पे काफी ज्यादा घबरा गई थी, और क्या उसने मेरे सिस्टम को देख लिया था। और जिन्वो को इतना तो शक हो गया था कि भाई अब सैंडल तो उससे कभी भी फिर से नहीं मिलने वाली। और इसके बाद तभी जिन्वो ना अपने आसपास देखता है, और आज रोड पे ना काफी ज्यादा ट्रैफिक था, और उसको नहीं समझ में आता कि आखिरकार ये है क्यों इतना। और इसके बाद तभी जिन्वो के पास ना चेयरमैन का कॉल आता है, और जिन्वो बोलता है कि आखिरकार आपने मुझे कैसे याद किया। और तभी चेयरमैन बताता है कि हाईवे के बीच में एक बी रैंक का गेट अपीयर हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस गेट को जाके हैंडल करो। और तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा मैं गेट को तो हैंडल कर लूंगा, बट मेरे पास एंट्री परमिट नहीं है, और क्या वहाँ पे जाना एकदम सही रहेगा। और तभी चेयरमैन बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि उस एंट्री परमिट का इंचार्ज कौन है। और जिन्वो बोलता है कि हंटर एसोसिएशन, ऑब्वियस सी बात है। और चेयरमैन बोलता है कि अभी तुम किससे बात कर रहे हो। और ये सुन के ना जिन्वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है, मतलब कि हंसने लगता है एक तरह से। और इसके बाद हमें बी रैंक का गेट भी दिखाया जाता है, जहाँ पे ना काफी ज्यादा ट्रैफिक था, मीडिया भी आ रखी थी एक तरह से। और फाइनली वहाँ पे जिन्वो पहुंचता है, लेकिन हंटर एसोसिएशन का ना एक बंदा उसको अंदर जाने से रोक देता है। और सबसे पहले तो वो जिन्वो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जैसे जिन्वो का नाम लेते हैं तो बाकी के बंदे भी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि तुम एस रैंक के हंटर हो तो क्या हो गया, तुम्हारे पास एंट्री परमिट तो बिल्कुल भी नहीं है, और बिना एंट्री परमिट के मैं तुम्हें अंदर जाने का परमिशन नहीं दे सकती। और इसके बाद जिन्वो तभी चेयरमैन को कॉल मिला देता है, और वो ना उस बंदे को देता है, और वो बंदा ना पे काफी ज्यादा डर गया था, और बोलता है कि आखिरकार कॉल पे है कौन। और जिन्वो बताता है कि कॉल पे वो है जिससे तुम बहस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उस लड़की को समझ में आ जाता है, और वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है, और जिन्वो को ना अंदर जाने का परमिशन दे देती है। और इसके बाद जिन्वो फाइनली गेट के अंदर जाता है, और ये देख के ना बाकी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब जिन्वो गेट के अंदर जाता है इसलिए हैरान नहीं होते, बल्कि वो ना रेड गेट में चेंज हो गया था इसलिए हैरान होते हैं। और इसके बाद जिन्वो अंदर जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि वो ना रेड गेट के अंदर एंटर कर चुका है, और वो सोचता है कि अभी काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसको एक्सपी पॉइंट काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। और इसके बाद तभी ना अपनी मम्मी को याद करने लगता है, और जिन्वो की मदर को पता था कि जिन्वो एक एस रैंक का हंटर बन चुका है, और वो उसको मना नहीं करती अपने काम को छोड़ने से, बट वो ये चाहते थे कि जिन्वो ना अपने आप को ज्यादा पुश ना करे, और साथ ही लोगों की काफी ज्यादा मदद करे, जिस तरीके से उसके डैड लोगों की मदद क्या करते थे। और जिन्वो को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसकी मदद ना अभी उसका साथ दे रही है उसके हंटर के जॉब के काम में। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना काफी सारे बीस्ट मॉन्स्टर ना अपीयर हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जिन्वो अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। और जिन्वो की जो शैडो आर्मी थी ना वो एक तरफा अटैक कर रही थी, मतलब कि भाई कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, एक भी मॉन्स्टर। और साथ ही जब से बेरू आया तब से तो भाई और भी ज्यादा कमाल होने लगा था उसकी टीम के अंदर। और इसके बाद हमें नरेटर बताने लगता है कि हंटर का जन्म ना केवल हंट करने के लिए होता है, और उनका हंट केवल मैजिकल बीस्ट को ही नहीं करना होता, बल्कि उन्हें फाइट करना है, और उन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए, और उनको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो दूसरों का शिकार ना बन जाए। और चीजें कभी भी किसी के हाथ में नहीं होती, वो कभी भी किसी के हाथ में जा सकती है, और इसलिए हंटर्स को कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बीस्ट की संख्या भी काफी ज्यादा है, और उन्हें केवल हंट करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। और इसी के साथ वहाँ पे जितने भी मैजिकल बीस्ट थे ना, जिन्वो भाई काफी आसानी से उनको हरा देता है। और जो जिन्वो के शैडो सोल्जर्स थे ना भाई, जिन्वो के आगे ना बाव करते हैं, और जिन्वो ना उनके बीच में से निकल के जाता है। और लिटरली भाई ये सीन ना काफी ज्यादा बैडेस्ट था। और इसके बाद जिन्वो ना काफी बैडेस्ट तरीके से वहाँ पे बोलता है कि अब मेरा अगला टारगेट तुम हो, मतलब कि वो किसी मैजिकल बीस्ट को नहीं बोला था, बल्कि वो 5 नेशनल लेवल हंटर्स को ये सारी बातें बोल रहा था। मतलब कि वहाँ पे कोई नेशनल लेवल हंटर होता तो नहीं है, बट इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके सामने ना हमें फ्रॉस्ट मोनार्च भी देखने को मिलता है और वो वहाँ पे बोलने लगता है कि मैं जिस इंसान को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था वो इंसान मुझे यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और तभी फ्रॉस्ट मोनार्च को ना थोड़ा फील होता है कि वहाँ पे ना कोई आ गया और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और वो दूसरा क्रिएचर जो था ना वो भी बोलने लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये बंदा ना यहाँ पे साउथ कोरिया और साथ ही जिन्वू की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। और इसके बाद फ्रॉस्ट मोनार्च बोलने लगता है कि तुम उस एरिया की बात कर रहे हो ना जहाँ पे मोनार्च ऑफ शैडो रहता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम उस जगह के इंचार्ज थे। और वो मॉन्स्टर वहाँ पे बताने लगता है कि रूलर्स ना हमारे खिलाफ कुछ प्लान बना रहे हैं। और इसके बाद फ्रॉस्ट मोनार्च ना मोनार्च ऑफ शैडो के बारे में पूछने लगता है और वो क्रिएचर बोलने लगता है कि जब तक आर्किटेक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा है तब तक हमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर वाला बंदा ना एक और बात बोलने लगता है कि तेरे लिए मेरे पास एक और काफी ज्यादा कमाल की न्यूज है। और वो वही ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट की ही बात कर रहा था और बताता है कि वो भी साउथ कोरिया में ही है। और वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे थे लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च को ना तभी एहसास होता है कि उनको ना फंसाया गया है यहाँ पे, मतलब कि कुछ गड़बड़ सा फील होता है। और तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि देखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था बट फ्रॉस्ट मोनार्च जो होता है ना वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो ना वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सामने वाला बंदा ना सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है बट फ्रॉस्ट मोनार्च ना अपने शील्ड को एक्टिवेट करके ना काफी आसानी से उस अटैक से बच जाता है। बट वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके बाद अगेन हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है और उसके सामने जो मॉन्स्टर होते हैं ना उसकी पूरी सेना थी बट शैडो आर्मी भी कुछ कम नहीं थे, मतलब कि वो सभी काफी ज्यादा कमाल करते हैं। एक एक करके ना सभी मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और कोई मॉन्स्टर अगर जिन्वू को टच करने के लिए आ रहा था ना तो भाई वो शैडोज ना जिन्वू के सामने भी नहीं जाने दे रहे थे किसी मॉन्स्टर को, मतलब कि जिन्वू को वहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। और वो जो बड़ा वाला बीस्ट मॉन्स्टर होता है ना उनका कैप्टन वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मतलब कि जिन्वू को बोलता है। बट इग्रिस और बेरू जो होता है ना वो अपना कमाल दिखाते हैं और उस मॉन्स्टर को ना काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। और इसके बाद टर्स अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसको ना जमीन पे गिरा देता है। और जिन्वू को ना उस मॉन्स्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना था बट वो कुछ निकलवा पाता उससे पहले उस मॉन्स्टर का पत्ता कट हो जाता है और मॉन्स्टर के मरते ना जिन्वू काफी आसानी से उस डेंजर को क्लियर कर देता है। और तभी वो ना अपने इन्वेंट्री से ना वो ब्लैक वाली चाबी को निकालता है और ये चाबी ना उसको लूट बॉक्स से मिला था और वो लूट बॉक्स ना जिन्वू को डीमन कैसल में मिला था। और इस की को ओपन करने का जो भी रिक्वायरमेंट था ना जिन्वू ने कंप्लीट कर दिया था, मतलब कि 100 लेवल उसको क्रॉस करना था और उसने वो कर दिया था। और तभी हमें पता लगता है कि वो चाबी ना डबल डेंजन की होती है और जिन्वू वहाँ पे बात करने लगता है कि मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता क्योंकि जिन्वू को उसी टेम्पल के अंदर पावर मिला था। और वो बताने लगता है कि सिस्टम ना मुझे वहाँ पे वापस बुला रहे जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी बट पहले में और अब में मेरे में काफी ज्यादा बदलाव आ गया। मैं पहले काफी ज्यादा कमजोर था बट अभी मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और जिन्वू को समझ में आ जाता है कि उसके साथ अब तक जो भी कुछ हुआ है ना वो आखिरकार किसी का एक प्लान था और कोई है जो कि उस डेंजन के अंदर ना उसका वेट कर रहा है। और इसके बाद फिर से हमें उसी डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्टैचू जो होता है भाई वो काफी क्रीपी वाली स्माइल देता है। और इसके बाद हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा मेहनत का काम कर रहा था, मतलब कि जो भी जिन्वू को हेट कर रहा था ना उन सभी को रिप्लाई कर रहा था और ये सब काम करते करते ना काफी ज्यादा थक जाता है। और इसके बाद जिन्वू भी वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि सच में भाई तू काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है मेरे लिए और उसके लिए तेरा शुक्रिया। और यूजिन बोलता है कि यहाँ पे तो सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है बट अभी आप इतने ज्यादा गंदे कैसे लग रहे हो। और जिन्वू बताता है कि अभी वो एक डेंजन क्लियर करके आ रहा है और वो बोलता है कि तुमने बोला था ना कि गिल ओपन करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है। और वो ना एक स्टोन का बैग देता है उसको और यूजिन बैग को देखते ही समझ जाता है। सबसे पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद वो समझ जाता है कि भाई जिन्वू ने काफी बड़े से डेंजन को भी क्लियर करके आया है। और ये देख के ना यूजिन बोलता है कि आप ना सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो और हमारे एम्प्लॉय को पे करने के लिए ना काफी ज्यादा पैसा होने वाला है। और एम्प्लॉय के बारे में सुन के ना जिन्वू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी यूजिन बोलता है कि क्या आप इसके बारे में भूल गए। और जिन्वू बोलता है कि हाँ मुझे याद आया, तुमने मुझे बताया था एक गिल को ओपन करने के लिए 3 बंदे की जरूरत होती है, एक गिल मास्टर, वॉइस गिल मास्टर और साथ ही एक एक्स्ट्रा मेंबर। और हमें किसी बढ़िया इंसान को ढूंढना होगा जो कि हमारे साथ बढ़िया तरीके से काम करे। और जिन्वू बोलते हैं कि तुम्हें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यूजिन बोलता है कि हाँ मुझे एक और काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये सुनकर ना जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसको क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है। और यूजिन बोलता है कि सबसे पहले हमें अपने गिल का नाम चुनना होगा। और ये सुनकर जिन्वू सोचता है कि भाई मुझे लगा कि और भी ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट काम होगा। और यूजिन बताता है कि गिल का नाम बिना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी गुस्से में बोलता है। और इसके बाद यूजिन ना काफी ज्यादा नाम बताने लगता है बट उनमें से ना एक भी नाम उन्हें पसंद नहीं आता। और इसके बाद जिन्वू बोलता है कि क्यों ना हम सोलो प्लेयर गिल रखे नाम। और ये सुनने के बाद ना लिटरली वहाँ पे यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको नाम बिल्कुल
बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और यूजिन अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि जिन्वो सर हर चीज में एकदम परफेक्ट है, बट अभी मुझे पता लग गया है कि वो भी हमारी तरह ह्यूमन है, बस वो केवल बैटल में काफी ज्यादा अच्छे है, उसके अलावा दिमाग लगाने में तो काफी ज्यादा मूर्ख है वो। और इसके बाद तभी उनका दरवाजा नॉक होता है और यूजिन दरवाजा खोलने के लिए जाता है और बोलते है कि क्या आप मुझे बता सकते हो आप हो कौन। और इसके बाद जैसे यूजिन उस लड़के का नाम सुनता है ना, लिटरली भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं चाय होती है। और जिन्वो ना उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, और चाय बताती है कि मैंने तुम्हारे गिल में ज्वाइन होने के लिए आई हूँ। और जिन्वो ना सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद वो अगेन क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे सच बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और चाय अगेन बताती है कि मैं तुम्हारे गिल में ज्वाइन करना चाहती हूँ। और जिन्वो बोलते हैं कि तुम्हें चेयरमैन ने तो यहाँ पे नहीं भेजा ना। और चाय बोलते हैं कि मुझे चेयरमैन यहाँ पे क्यों भेजेंगे। और तभी जिन्वो बोलते हैं कि तुम्हें चॉय ने गिल से तो नहीं निकाल दिया ना। और चाय बोलती है कि आखिरकार वो मुझे गिल से क्यों बाहर निकालेगा। और तभी जिन्वो बोलते हैं कि तो फिर तुम सोलो प्लेयर गिल को ज्वाइन करने के लिए क्यों आई हो। और गिल का नाम सुनने के बाद ना चाय भी वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जिन्वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें नाम पसंद नहीं आया, मैंने और वॉइस गिल मास्टर ने मिलकर सोचा इस नाम को। और यूजिन पीछे से काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मास्टर आप मेरा नाम बिल्कुल भी मत लो, मुझे नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपने अकेले ही सोचा है इसको, और वैसे भी आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। और जिन्वो बोलने लगता है कि तुमने कुछ नहीं बोला तो मुझे लगा कि तुम्हें भी ये नाम पसंद है। और जिन्वो भी ना यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये यूजिन पागल वागल है क्या। और जिन्वो ना अपने गिल की ना काफी ज्यादा कमियों के बारे में बताने लगता है कि भाई अभी तो हमारा गिल स्टार्ट भी नहीं हुआ और नहीं पता कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा, बट तुम आखिरकार इस गिल में क्यों आना चाहती हो। और चाको ने इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको फिर भी इसी गिल के अंदर आना था। और इसके बाद जिन्वो ना उसको बताने लगता है कि तुम्हें ना इस गिल के अंदर आके ना कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद चाना कुछ सोचने लगते है वहाँ पे और बोलती है कि मैं इसको नहीं बता सकती कि आखिरकार मैं इस गिल में क्यों आई हूँ, मतलब कि क्यों आना चाहती हूँ। और इसके बाद वो जिन्वो के साथ जितने भी पल बिताई थी ना उन सभी को याद करने लगती है। फर्स्ट टाइम वो जिन्वो को डेंजन में मिली थी और तभी उसको एहसास हो गया था कि जिन्वो काफी ज्यादा डिफरेंट है उसकी स्मेल की वजह से। और इसके बाद वो उसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करी और उसको पता लगा कि जिन्वो एक एस रैंक का हंटर है। फिर वो दोनों जेजू आइलैंड के रेड में गए जहाँ पे चा तो काफी गंदी तरीके से पिट गई थी और जिन्वो ने उसको बचाया वहाँ पे। और उसने चेयरमैन से इसके बारे में पूछा और चेयरमैन ने बताया कि हाँ तुम्हें जिन्वो ने ही बचाया है और चा को तभी से जिन्वो के साथ रहना था, वो भी लाइफ टाइम के लिए। लिटरली भाई वो बोलती है ये सारी बातें अपने मन मन में। और प्रेजेंट के सीन में ना चा वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो बोलने लगते है कि मैं ना अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। और उस टाइम पे ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी एक तरह से। और जिन्वो भी लाइक भाई इसको क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, आखिरकार ये बता क्यों नहीं रही मुझे कुछ भी। और जिन्वो को इतना तो समझ में आ गया था कि चाना उससे पक्का को छिपाने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद जिन्वो ना फिर सीरियस होते हुए बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है तुम मेरे गिल में ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट को पास करना होगा। और चाना काफी ज्यादा सीरियस होते बोलते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके का टेस्ट होने वाला है। और जिन्वो ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये टेस्ट के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई। और जिन्वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना मेरे एक समनिंग बीस्ट को हराना होगा, मतलब कि एक शैडो सोल्जर को। और चा बोलने लगते है कि केवल एक सोल्जर, और तुम कहीं मुझे कम तो नहीं समझ रहे ना, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हें बता दूं, हाँ तुम्हारे जितना नहीं हूँ। और चा बोलने लगते है कि आखिरकार तुम किस सोल्जर्स को मेरे अगेंस्ट भेजने वाले हो। और जिन्वो बोलता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं एक काफी ताकतवर सोल्जर कोई तुमसे लड़वाने वाला हूँ। और इस चीज के लिए ना चा भी एकदम रेडी हो जाती है उस बैटल के लिए। और इसके बाद तभी चा बोलती है कि आखिरकार ये टेस्ट होने कब वाला है। और जिन्वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम इसको अभी कर सकते हैं। और वो ना हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम की बात करता है। और इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि यार जिम तो काफी ज्यादा दूर है, वहां जाते जाते काफी टाइम लग जाएगा। बट तभी ना वो अपने शैडो एक्सचेंज टेक्निक के बारे में सोचता है कि अभी ये यूज करने का ना एकदम सही टाइम है कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसके बाद चाना बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी जिन्वो बोलता है कि हम ना दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं। और ये सुनकर ना चा को कुछ भी समझ में नहीं आता और जिन्वो ना चा को अपने क्लोज आने के लिए बोलता है। और चा जब क्लोज आती है ना तो उस टाइम पे भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और चा भी ना जिन्वो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। और इसके बाद जिन्वो शैडो एक्सचेंज करता है और लिटरली वो जिम्नेजियम में पहुंच जाता है। और ये देखिए ना चा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अचानक से हम यहाँ पे कैसे आ गए। और जिन्वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और तभी चा बोलते है कि मुझे माफ करना बट मैं अपना वेपन लाना तो भूल ही गई। और जिन्वो बोलने लगता है कि अच्छा तुम उस कुदाल की बात कर रही हो क्या। और ये सुन के ना चा वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और घबराते हुए बोलने लगती है कि नहीं 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 वो मेरा वेपन बिल्कुल भी नहीं था। और जिन्वो भी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है उसके बारे में, मैं बस मजाक करने की कोशिश कर रहा था। और चा बताने लगता है कि स्टोरेज रूम के अंदर ना काफी ज्यादा वेपन होगा, मैं उनमें से एक ले लेती हूँ। और इसके बाद वो जाते हैं स्टोरेज रूम में और वहाँ से ना एक तलवार लेती है जो कि सही लग रहा था देखने में। और इसके बाद चा बोलते है कि मैं बैटल के लिए एकदम रेडी हूँ। और जिन्वो बिना इग्रिस को समन करता है और वो बोलता है कि मेरे स्वॉर्ड मैन में ना सबसे बेस्ट है। और इसके बाद चा बोलने
लगता है कि आखिरकार विनर का डिसाइड कैसे होगा, मतलब कि बैटल कब तक चलेगी। और जिन्वो बोलता है कि बैटल ना तब तक चलेगा जब तक तुम मेरे सोल्जर को ना हरा दो, मतलब कि शैडो सोल्जर को ना हरा दो या फिर तुम खुद ना हार मान जाओ। और इसके बाद जिन्वो ना इग्रिस को देखते हुए बोलने लगता है कि मैंने उसको कह तो दिया कि मेरा काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर है, बट अगर मैं उसे बाहर निकालू तो उस टाइम पे चा काफी ज्यादा डर भी सकती है, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा बैडेस है। और इसके बाद जिन्वो ना चा की तरफ देखता है और चा तो एकदम रेडी हो चुकी थी अपने बैटल के लिए, मतलब कि काफी ज्यादा फोकस कर रही थी वो। और इसके बाद जिन्वो को ना तभी कुछ रियलाइज होता है और वो ना चा को अपना मुंह घुमाने के लिए बोलता है। और इसके बाद जिन्वो अपने इन्वेंट्री से ना डीमन किंग बैरान का ना स्वॉर्ड निकाल के देता है इग्रिस को। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे बैटल हो जाता है स्टार्ट और इग्रिस ना चा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो ना अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है सबसे पहले। और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, उससे ना काफी तगड़ा वाला अटैक बाहर निकलता है, बट चाना उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेती है। और वो केवल डॉज ही नहीं करती बल्कि उसके ऊपर एक काउंटर अटैक भी करती है, वो भी काफी तगड़ा वाला। और इग्रिस बिना उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और इसके बाद हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठे थे और तभी ना उनको कुछ आवाज सुनाई देता है और वो जिम की तरफ देखते हैं जहाँ पे जिम का लाइट ऑन था। और इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को फोन करके ना बोलते हैं एक बार जिम का कैमरा ओपन करने के लिए। और जैसे चेयरमैन वो देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि चा और जिन्वो वहाँ पे होते हैं। और चेयरमैन को समझ में आ जाता है कि चा ना जिन्वो के गिल को ज्वाइन करना चाहती है। एक तरह से चा जिन्वो को पसंद भी करती है और वो ना काफी ज्यादा वहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं। और इसके बाद वो वहाँ से ध्यान हटा लेते हैं। बट जब इग्रिस और चा की बैटल हो रही थी ना तो वहाँ पे इतना ज्यादा धमाका हो रहा था ना कि जो चेयरमैन का ऑफिस है ना वो भी हिलने लगता है थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद हमें जिन्वो का रिएक्शन देखने को मिलता है और लिटरली वहाँ पे इग्रिस ना हार चुका था वो बैटल। और इसके बाद चा भी वहाँ पे बोलने लगती है कि तुम सच ही बोल रहे थे ना मुझे कि ये तुम्हारा सबसे पावरफुल सोल्जर है। और वो बोलने लगती है कि तुमने बोला था कि ये तुम्हारा फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, तो अभी तुम्हारा सबसे पावरफुल सोल्जर जो है ना तुम उसको बाहर निकालो, मैं उससे लड़ना चाहती हूँ। और जिन्वो बोलने लगता है कि बट वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और चा बोलते हैं कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मुझे ना उससे बस बदला लेना है, एक रीमैच चाहती थी मैं उससे। और जिन्वो को पता चल जाता है कि चा को पता था कि वो बेरू की बात कर रहा है, मतलब कि चा को पता था कि जिन्वो ने ना उसको अपनी शैडो आर्मी का पार्ट बना लिया। और वो बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। और इसके बाद जिन्वो के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन बचता है नहीं और फाइनली वो बेरू को वहाँ पे समन करता है। और बेरू बाहर निकालते ही ना भाई अपना डायलॉग मारना स्टार्ट कर देता है कि मतलब कि मैं फिर से आ गया। और बेरू की पावर को फील करने के बाद ना चा वहाँ पे थोड़ा घबरा तो जाती है, मतलब कि पता चल गया इसको कि भाई ये बेरू को हरा तो नहीं सकती। और इसके बाद बेरू और साथ ही जिन्वो काफी बैडेस्ट तरीके से एक दूसरे के अगल बगल में खड़े होते हैं। और जिन्वो को ना वहाँ पे चा की ना काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, मतलब कि बेरू को भाई उतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी चा। और बेरू वहाँ पे बोलने भी लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ करना क्या है। और इसके बाद जिन्वो बताता है कि तुम्हें उसको हराना है बट तुम्हें उसको हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना। और बेरू बोलता है कि ओके बॉस मुझे समझ में आ गया। और इसके बाद बेरू ना वहाँ पे काफी तेज रॉर करता है, काफी तेज चिल्लाता है। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, जब वो चिल्लाता है ना तो वहाँ पे जितने भी कांचे होते हैं बल्फे होते हैं ना सारे टूटने लगती है। और उसकी पावर अगेन सेंस करने के बाद अगेन वहाँ पे चा काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद अगेन बेरू ना वहाँ पे रेडी हो जाता है बैटल करने के लिए। और जिन्वो ना उसको फिर से धमकी देता है कि भाई तूने उसको टच बिल्कुल भी नहीं करना, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और चा को लगता है कि वो पहला अटैक करेगी बेरू के ऊपर, लेकिन तभी लिटरली अचानक से बेरू ना चा के पीछे आ जाता है। और बेरू कुछ कर पाता उससे पहले ना चा उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट बेरू ना उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है, मतलब कि चा के तलवार को। और बेरू वहाँ पे बात करने लगता है कि मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे इसको हराना है, वो भी बिना इसको हर्ट किए, और अभी मुझे इसको दिखाना होगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और इसके बाद चा ना लगातार बेरू के ऊपर अटैक करते रह जाती है और बेरू ना हर बार उसके अटैक को ना काफी आसानी से डॉज करते जा रहा था। और चा भी सोच रही होती है कि भाई ये कैसे कर सकता है, मतलब कि बिना अपनी जगह से हिले हुए ये कैसे मेरे अटैक को डॉज कर सकता है। और इसके बाद तभी बेरू ना चा के पास आता है और वो ना काफी तेज फिर चिल्लाता है उसके मुंह के सामने। और वो रोर ना इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि चा अपने आप ही ना पीछे की तरफ धकेली जाती है। और जिन्वो को ना इस मैच का रिजल्ट ना पहले से एक तरह से पता था और वो चा को बोलता है कि क्या तुम अब हार मानना चाहती हो, बट चा जो होती है ना वो बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। और इसके बाद बेरू ना अगेन चा के ऊपर अटैक करता है, बट चा ना उस अटैक को डॉज कर लेती है। और बेरू का अटैक जिस जगह पे लगता है ना वहाँ पे ना भाई उसके पंजों के निशान भी आ जाते हैं। और इसके बाद चा ना अपने शॉर्ट डांस टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसकी मदद से ना बेरू के काफी ज्यादा क्लोज चली जाती है। और वो ना अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है बेरू के ऊपर, लेकिन बेरू ना उस स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है वहाँ पे। और इसी मौके का फायदा उठा के चा ना स्वॉर्ड ऑफ लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और अपनी स्वॉर्ड को ना सीधा बेरू के आर पार कर देती है। और ये देख के ना जिन्वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके घबराने का क्या रीजन था अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि बेरू ना अभी अपना होश एकदम खो चुका था, कंट्रोल उसने खो दिया था अपना अचानक से। और उसके दिमाग में ना वो बातें चलने लगती है जो कि क्वीन ने उसको बताया था, मतलब कि उसके जन्म के टाइम पे। और वो ना फिर से इविल वाला बेरू बन जाता है और
उसका कमांड था कि उसको अपने एनिमी को हराना होगा। और इसके बाद बेरू ना चा को मारने के लिए जा रहा था और जिन्वो काफी देर चिल्लाते हुए बोलता है कि बेरू तुम्हें रुकना होगा, ये सब नहीं करना तुम्हें। लेकिन बेरू उसके बाद बिल्कुल भी नहीं मानता और तभी अचानक से काफी बड़ा धमाका होता है और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि जिन्वो ने ना बेरू के हाथ को पकड़ लिया था और वो उसको काफी गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना रुकने के लिए। और ये देख के ना बेरू काफी ज्यादा दूर चला जाता है, कप कपा रहा था भाई लिटरली वो, और उससे ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और ये देख के जिन्वो भी भाई ये क्या बंदा है, मतलब कि मेरे सोल्जर से एकदम डिफरेंट क्यों है। एक है जिसके अंदर दिमाग नहीं है, एक है जो कि बात नहीं करता और एक है जो कि मेरे से खाली डरता रहता है। और इसके बाद जिन्वो वहाँ पे बोलने लगता है कि आखिरकार तुम अपने आप पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाल रही हो, तुम्हारे मेरे गिल में आने की ना इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं है एक तरह से, क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस हो। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना फिलहाल के लिए अपनी लाइफ को ना रिस्क में नहीं डालना चाहिए और केवल एक गिल में ज्वाइन होने के लिए ये तो काफी ज्यादा अनफेयर है। और लिटरली जिन्वो ना वहाँ पे उसको काफी ज्यादा डांट लगा रहा था और चाना एकदम बच्चे की तरह ना उसकी डांट चुपचाप सुन रही थी, मतलब कि सच में भाई वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही थी। और इसके बाद तभी जिन्वो ना लाइन पे आ ही जाता है और वो उससे ना फाइनली वो सवाल पूछ ही लेता है कि कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती ना, मतलब कि तुम मुझे में इंटरेस्टेड तो नहीं हो ना। और ये सुन के ना चा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्वो सोचता है कि मुझे ना ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। और लिटरली इसके बाद चा भी ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलने लगता है कि आई थिंक सो, ये हो सकता है शायद। और इसके बाद हमें ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है और हमें ना माइकल और सैंडलर दिखाया जाता है और दोनों ही ना काफी ज्यादा माफी मांग रहे होते हैं डेविड से। और आपको ना पता हो हंटर और ब्यूरो का ना वो डायरेक्टर था एक तरह से। और डेविड बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया और आखिरकार मुझे ये बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ था। और माइकल बोलने लगता है कि मिस सैंडलर के अनुसार ना जिन्वो जो है ना वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सुन के ना डेविड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद डेविड बोलने लगता है कि मिस सैंडलर आप ये बोलना चाहते हो कि मतलब कि जिन्वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है। और सैंडलर वहाँ पे बताने लगता है कि मुझे ना आपको अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि सभी अवेकन्स की पावर जहाँ पे बनती है ना उसको एक तरह से अदर साइड्स कहा जाता है और दो पार्टीज के बीच का जो कनेक्शन होता है ना उसको वो सेंस करने का काम करती है। और कभी कभार ना दूसरे टाइप का फोर्स जो होता है ना, दूसरे तरफ का फोर्स जो होता है ना काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा इंटेंस होता है। और कुछ अवेकन पर्सन के अंदर की जो रेखा होती है ना वो काफी ज्यादा चमकीली चमकदार होती है और उनको ना मैं एक तरह से किंग बोलती हूँ। और इसके बाद वो जिन्वो के बारे में बात करने लगती है और वो बताते टाइम वो काफी ज्यादा घबरा रही थी, मतलब कि कपकपा रही थी एक तरह से। और इसके बाद वो बात करने लगते हैं कि मैंने उसके अंदर कोई भी टाइप का कनेक्शन नहीं देखा और उसके अंदर केवल मुझे अंधेरा और अंधेरा दिखाई दिया और उसकी आंखें ना मुझे अंदर से घूर रही थी और वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। और वहाँ पे डेविड बोलने लगता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जिन्वो एक इविल पर्सन है। और इसके बाद फिर से सैंडलर बताने लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि वो इविल है या फिर गुड है, बट मैं उसके पावर के सोर्स के बारे में आपको बता रही हूँ। और जिन्वो जो है वो अपनी पावर्स को ना दूसरी जगह से बोरो नहीं करता बल्कि वो खुद ही प्रोड्यूस करता है अपनी पावर्स को। और जो एक पावर की लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है, वो जिन्वो के ऊपर अप्लाई नहीं होती। और माइकल भी वहाँ पे बोलने लगता है कि सैंडलर के अनुसार ना जिन्वो की पावर का कोई लिमिट ही नहीं है, वो कितना भी पावरफुल अपने आप को कर सकता है। और इसके बाद डेविड ने कहीं पे जाने लगता है और माइकल बोलता है कि मास्टर आप कहाँ पे जा रहे हो। और डेविड बताता है कि बेसमेंट नंबर 24 में मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ तुम दोनों भी वहाँ पे चल रहे हो। नहीं मतलब कि माइकल को वो बोलता है। और इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और वहाँ पे डेविड बोलता है कि अगर हम इस सैंडलर की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिन्वो को अपने पास लाने के लिए तो हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। और इसके बाद वो माइकल से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि आखिरकार फर्स्ट एस रैंक गेट कहाँ पे ओपन हुआ था, कब ओपन हुआ था मतलब कि। और माइकल बोलने लगता है कि आखिरकार मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ, उसने पूरे वेस्ट के एरिया को खत्म करके रख दिया था, बर्बाद करके रख दिया था। और जो अमेरिका थी ना उसने काफी सारे एस रैंक हंटर को कलेक्ट किया ताकि वो उस रेड को कंप्लीट कर सके। और उस रेड के अंदर केवल 5 हंटर थे जो कि सरवाइव कर पाए और उन्हें नेशनल लेवल हंटर का टाइटल मिला था। और जो उस डंजन का बॉस था उसका नाम कामिश होता है और वो ना एक ड्रैगन था जिसने हजारों एस रैंक हंटर्स को मारा था। और इसके बाद वो लोग इसी तरीके से बातचीत कर रहे थे और फाइनली वो लोग अपने लोकेशन पे भी पहुंच जाते हैं। और इसके बाद डेविड ना माइकल को एक र्यून स्टोन दिखाता है जो कि कामिश के अंदर से मिला था। और हमें कैमिश का ना वहाँ पे स्टैचू भी देखने को मिलता है, स्टैचू ने स्केलेटन होता है एक तरह से। और डेविड का प्लान था ये दोनों चीजें ना जिन्वो को ना एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया जाए, र्यून स्टोन और साथ ही स्केलेटन। और इसके जरिए वो सोच रहा था कि जिन्वो को ना वो अपनी कंट्री में ले आए। और इसके बाद हमें जिन्वो भी दिखाया जाता है जो कि आईने में ना अपनी शक्ल देख रहा था, मतलब कि अपने आप को सोच रहा था कि मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ। और ये चीज कंफर्म करने के लिए ना वो अपनी बहन के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम मुझे लुक के मामले में कितना रेट करने वाली हो। और ये सुनकर जिन्हा बोलने लगता है कि तुम सच में अपने आप को स्मार्ट मानते हो क्या, और आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आती है कि ऐसे
क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ लेते हो। और इसके बाद ना दोनों के बीच में ना काफी तगड़ी वाली लड़ाई हो जाती है और इसके बाद ना जिन्वो बताने लगता है कि मैंने ना अपना गिल फॉर्म किया है और इसके बाद जिन्वो ना अपने गिल का नाम बताता है जो कि सोलो प्लेयर गिल नाम होता है। और ये सुन के ना जिन्हा भी वहाँ पे अपना शकल बना लेते हैं, उसको भी नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और जिन्हा भी बोलने लगते हैं कि तू पागल वागल है क्या, इतना बकवास सा नाम कैसे रख सकता है अपने गिल का। और जिन्हा वहाँ पे उसको बताने लगते हैं कि तुम ना अपने डार्क सोल्जर्स को समन करते हो और देखा जाए तो तुम कभी भी अपने बैटल को ना अकेले तो नहीं लड़ते, तो ये नाम तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा। और इसके बाद जिन्वो ना अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार उसको क्या नाम रखना चाहिए और जिन्हा ना उसको आजीन गिल बताती है नाम रखने के लिए और उसका ना एक मीनिंग भी होता है। और इसके बाद ना मैं चा का सीन दिखाया जाता है और बेचारी को नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वो तो केवल जिन्वो के ख्यालों में खो गई थी और वो केवल जिन्वो के बारे में यही सोच रही थी कि उसने कैसे बोल दिया कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, मतलब क्या उसको वो बात बोल के ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और बिल्कुल भी भाई उसके ख्यालों से नहीं बाहर निकल पा रही थी। और तभी ना अचानक से उसको कुछ याद आता है और इसके बाद तभी हमें चा दिखाई जाती है जो कि कहीं पे गिर रही होती है, अजीब सा फॉर्म होता है ये उसका। और तभी मिन उसके पास आता है और वो ना उसका हाथ पकड़ते हुए उसको बचाने लगता है और इसके बाद मिन उसको बोलने लगता है कि तुम ना उसको जाके बता देना कि वो थोड़ा बच के रहे। और तभी चा की अचानक से आंख खुल जाती है और चा को ना वहाँ पे मिन की बात याद आती है जहाँ पे मिन ने उसको बताया था कि जिन्वो को बता देना कि वो अपनी पावर से थोड़ा सावधान रहे क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है उसके लिए। और इसके बाद हमें नाइट गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना एक टॉप लेवल का ना ए रैंक का गेट अपीयर हो रखा था और जो पार्क का असिस्टेंट होता है ना वो पार्क को ना उसी के बारे में बता रहा था कि उसका एंट्री परमिट मिलना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है उन्हें। और वो लोग ना उसी तरीके से गेट के बारे में बात कर रहे थे और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। और तभी वहाँ पे ना एक लड़की आती है और इसका नाम ना जंक होता है और ये ना एक ए रैंक हीलर होती है, मतलब कि ये ना नाइट गिल की एक मेन हीलर थी, आप मान सकते हो। और वो बोलने लगते हैं कि कैसा रहेगा कि अगर हम एक इंडिविजुअल से मदद मांगे इस गेट को क्लियर करने में। और पार्क वहाँ पे बात करने लगता है कि वो एक टॉप लेवल का ए रैंक का गेट है और एक बंदा उस गेट को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएगा चाहे वो एस रैंक का हंटर ही क्यों ना हो। और तभी उसके दिमाग में ना एक बात हिट करती है, मतलब कि उसको कुछ याद आता है। और तभी जंक बोलती है कि मास्टर आपको लगता है आप समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। और इसके बाद में जिन्वो दिखाया जाता है जो कि यूजिन को बता रहा था कि आखिरकार हमारे गिल का नाम आजीन गिल कैसा रहेगा। और यूजिन बोलता है कि मास्टर ये नाम काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद वो अपने मन में सोच रहा था कि सोलो प्लेयर गिल के अलावा कुछ भी नाम हो, भाई मुझे सारे नाम मंजूर है बट वो नाम मुझे मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद जिन्वो बताने लगता है कि फाइनली हमने अपने गिल का नाम तो सिलेक्ट कर लिया, अभी हमें एक फाउंडिंग मेंबर चाहिए। और इसके बाद यूजिन बोलने लगता है कि चाबी तो हमारे पास एक काफी बढ़िया ऑप्शन है और कल हुआ क्या था वहाँ पे। और जिन्वो बताने लगता है कि देखा जाए तो चाह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा सुंदर भी है बट वो इंसान नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा था, मतलब कि वो हमारे गिल में बिल्कुल भी फिट नहीं हो पाएगी। और ये सुन के ना यूजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि चाह एक तो एस रैंक हंटर थी, ऊपर से काफी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर है और आखिरकार कोई बंदा कैसे ही चाह को मना कर सकता है और आखिरकार चाह से बढ़िया इंसान कौन कैसे मिल सकता है। और इसके बाद यूजिन बोलता है कि आप किस तरीके की लड़की को ढूंढना चाहते हैं। और इसके बाद जिन्वो बताने लगता है कि मुझे ना एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास हंटर लाइसेंस हो बट उसको ना एक तरह से हंटर बनने में ना कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट ना हो बट वो ना एकदम ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मतलब कि उस पर पूरा भरोसा किया जा सके, ऐसा बंदा मुझे चाहिए। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार किसको रिक्रूट करना चाहिए बट तभी वहाँ पे अगेन उनका बेल बजता है और जिन्वो बाहर जाके बोलता है कि भाई आप हो कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। और पार्क ना वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं ना नाइट गिल का गिल मास्टर हूँ। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे बैठ के ना बात करने लगते हैं और साथ ही पार्क ना वही वीडियो दिखाने लगता है उस डंजन का और उसका गेट ना नॉर्मली गेट की तुलना में ना सच में काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद पार्क बताने लगता है कि अथॉरिटी हमें तभी परमिट देगी उस गेट का जब आप जैसा कोई हंटर हमारे गिल में ज्वाइन करेगा, मतलब कि स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन करेगा। और वो बताने लगता है कि इसके बदले ना हम आपको काफी ज्यादा पैसा देने वाले हैं। और इसके बाद वो बताने लगता है कि एक नॉर्मल डंजन को क्लियर करने के बाद एक एस रैंक हंटर को ना 10% मिलता है उस डंजन का बट मैं आपको 20% दूंगा। और जिन्वो बोलता है कि भाई 20% में मेरा कुछ भी नहीं होने वाला और हम यहाँ पे 50-50 करने वाले हैं। और ये सुन के ना पार्क वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन्वो यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम ना मुझे वहाँ पे एज अ इंडिविजुअल तो बिल्कुल भी ट्रीट मत करना क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में अपना गिल ओपन किया है। और वो अपने गिल का भी नाम बताता है, उसका गिल का नाम आजीन गिल होता है, ये तो आपको भी पता है। और पार्क वहाँ पे बोलता है कि भाई देखना 40-60 कर लेते, थोड़ा तो नेगोशिएशन कर ले यार। और जिन्वो बोलता है कि मैंने 50 बोल दिया ना तो मैं 50 से 1% भी कम नहीं लेने वाला। और बेचारे पार्क के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और इसके बाद वो जिन्वो की बात को मानने के लिए ना एकदम रेडी हो जाता है और वो बात करता है कि तुम्हें इसके बदले ना उस डंजन के बॉस को हराना होगा और उनके बीच का जो डील होता है ना वो फाइनली फिक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसके बाद पार्क बताता है कि आप ना हमारे साथ वहाँ पे चल सकते हो बट तभी जिन्वो ना उसको मना कर देता है और बोलता है कि भाई मुझे माफ करना, आज हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले क्योंकि आज मेरा कुछ और प्लान है। और इसके बाद ना वो घूमने के लिए निकल जाता है और
और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और साथ ही हमें गेट भी वहाँ पे दिखाया जाता है और सभी हंटर्स ना काफी टाइम से वहाँ पे वेट कर रहे थे जिन्वू का। और पार्क तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो सोच रहा था कि बस जिन्वू यार यहाँ पे आने में लेट बिल्कुल भी ना करे, काफी ज्यादा रिस्की है वो एक तरह से। और इसके बाद हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देखते हुए ना मौसम को देख रहा था और वो बोलने लगता है कि काश जिन्हा अपने साथ अम्ब्रेला लेके गई हो। और इसके बाद जिन्वू ना शैडो एक्सचेंज करता है और इसके बाद तभी अपना सीन चेंज होता है और हमें जिन्हा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें कुछ लड़के दिखाए जाते हैं जो कि कहीं पे जा रहे थे और वो ना एक खाली क्लास के अंदर जाते हैं। वो क्लास ना एकदम खाली होती है और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे ना एक गेट अपीयर हो रखा है। और ये चीज देखने के बाद ना वहाँ पे 3 बंदे थे, मतलब कि 3 में से कुछ बंदे तो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, मतलब कि 2 बंदे। बट एक बंदा वहाँ पे गेट के पास जाते हुए बोलने लगता है कि भाई तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये गेट ना क्लोज हो रखा है और हमें कोई भी खतरा नहीं है इस गेट से फिलहाल के लिए तो। और इस गेट के आर पार केवल हंटर ही जा सकते हैं और मॉन्स्टर हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और इस गेट को ब्रेक होने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम है। लेकिन लिटरली तभी वहाँ पे गेट ब्रेक हो जाता है और अंदर से ना एक हाथ आता है उस दरवाजे के अंदर से और वो ना उस बच्चे का शकल पकड़ लेता है, मतलब थोबड़ा पकड़ लेता है। और वो बच्चा ना वहाँ पे काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। और जब तक उस बच्चे का साथी कुछ कर पाता तब तक उस बच्चे का खेल तो वहाँ पे हो जाता है खत्म। और इसके बाद हमें मॉन्स्टर भी दिखाने लग जाते हैं जो कि उस गेट से। इसके अगले सीन में ना हमें वो तीनों बंदे दिखाए जाते हैं, बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि टैब बोल चुके थे। और इसके बाद उस गेट से ना मॉन्स्टर बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद अगेन हमें नरेटर कुछ बताते हैं और वो बताते हैं कि कुछ प्राणी ना नेचुरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और देखा जाए तो इनके अंदर ब्रेन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर एक ह्यूमन से कंपेयर किया जाए, एक हंटर से कंपेयर किया जाए तो भाई ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये अपने अपोनेंट को ना भाई कभी भी जिंदा नहीं छोड़ते। और जब वो लोग ब्लड को स्मेल करते हैं तो उसके बाद ये लोग ना और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं वहाँ पे हंट करने के लिए। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं ना वो सभी हंटिंग करने के लिए ना एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद वो सभी ना एकदम दरवाजा तोड़ते हुए, दरवाजा नहीं बल्कि दीवार तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। और इसके बाद स्कूल के अंदर में काफी ज्यादा बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि मटर गश्ती कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ना वो ऑर्क मॉन्स्टर ना उनके सामने आ जाता है। और इसके बाद तभी सीन चेंज होता है और हमें वही ए रैंक का गेट दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली जिन्वू पहुंच गया था। और वो बताने लगता है कि सच में गेट देखने में तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। और आपको पता है कि जिन्वू तो काफी ज्यादा फेमस है और वहाँ पे ना उसके काफी ज्यादा फैंस आ जाता है ऑटोग्राफ और फोटो लेने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे चंग आती है और वो ना उन सभी को दूर कर देती है जिन्वू से। और इसके बाद तभी चंग बताने लगता है कि मैं ना मेन हीलर हूँ इस स्क्वाड की और साथ ही आप कैप्टन हो तो हमें ना दोस्ती कर लेनी चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सिंगल भी हूँ, मतलब कि एक तरह से बता दूं मैं आपको, ये साफ डोरे डालने की कोशिश कर रही थी जिन्वू के ऊपर। और तभी जिन्वू पार्क को बोलता है कि भाई तूने ये सब कुछ तो मेरे को बताया ही नहीं था। और पार्क बोलता है कि अगर बता भी देता तो तू क्या ही कर लेता, मतलब कि तू तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता जिन्वू को वो। और इसके बाद वो सभी लोग ना डेंजन के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ना हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टाफ के पास ना एक बच्ची का कॉल आया था और वो बच्ची बताने लगती है कि मैं ना अभी स्कूल में हूँ और साथ ही बाहर काफी ज्यादा मॉन्स्टर है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और ये सुन के ना वो हंटर एसोसिएशन की जो बंदी होती है ना काफी ज्यादा डर गई थी और उसको लगता है कि शायद डेंजन ब्रेक हो गया। और इसके बाद वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ से बात कर रही हो। और वो बच्ची बताती है कि मैं अभी बाथरूम में छुपी हुई हूँ। और उस टाइम पे ना बच्ची काफी ज्यादा रो रही थी और बताती है कि मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ बट उसको उन मॉन्स्टर ने मार दिया। और इसके बाद तभी स्टाफ की मेंबर बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे पास कितने मॉन्स्टर तुम्हारे आसपास। बट वो बच्ची वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसको तो लग रहा था कि आज वो नहीं बचने वाली। और तभी वो मेंबर बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए हंटर्स ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं। और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार वो मॉन्स्टर किस तरीके के दिखते हैं बताओ जरा। और वो बच्ची बताने लगते हैं कि मॉन्स्टर देखने में ग्रीन कलर के, उनकी बॉडी इंसानों की तरह है और फेस काफी ज्यादा डरावना है। और ये सुन के भाई वो स्टाफ की मेंबर ने वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो ना ऑर्क मॉन्स्टर है। और एक ऑर्क ना उस बच्ची की तरफ हथियार लेके बढ़ रहा था और वो ना फटाक से ना वहाँ से भागने के लिए बोलती है उस बच्ची को, बोलते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। बट अभी काफी ज्यादा लेट हो गया था, उस बच्ची का खेल खत्म हो गया था मतलब कि। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि बच्चों का सीन दिखाया जाता है और काफी सारे बच्चे वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए थे। बट कुछ बच्चे ना हिम्मत करके ना स्कूल से बाहर निकल भी गए थे। बट अभी भी काफी सारे स्टूडेंट स्कूल में फंसे हुए थे। और इसके बाद हमें जिन्हा की क्लास दिखाई जाती है और बच्चों ने ना वहाँ पे डेस्क की मदद से गेट तो बंद कर दिया था और कुछ बंदे ना वहाँ पे लड़ने के लिए भी एकदम रेडी हो जाते हैं, मतलब कि भाई हंटर नहीं थे उसके बाद भी हिम्मत देखो इनकी। और तभी एक ऑर्क मॉन्स्टर ना वहाँ का दरवाजा तोड़ के ना सीधा अंदर आ जाता है और एक बच्चा ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था और वो डर के मारे ना वहाँ से भागने लगता है। और तभी दूसरे दरवाजे पे भी ना एक और ऑर्क आ जाता है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, वो दरवाजा तो तोड़ता ही है ऑर्क मॉन्स्टर, लेकिन उस बच्चे को भी ना वहाँ पे टैब बुलवा देता है, मतलब कि मैं नहीं बोल सकता भाई, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वहाँ पे 2 ऑर्क मॉन्स्टर थे जिनमें से एक बोलता है कि मास्टर मुझे किसी ह्यूमन के अंदर काफी
काफी ज्यादा माना का एहसास हो रहा है। और वहाँ पे ना उसका साथी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम उसी को मारने वाले हैं। अब यहाँ पे जिन्हा की बात हो रही है या फिर सॉन्ग की बात हो रही है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। और जिन्हा ने वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बोलते हैं कि भैया प्लीज हमें बचा लो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, भैया प्लीज बचा लो। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सोलो लेवलिंग सीजन 1 का पार्ट 1 कैसा लगा, सॉरी सीजन 3 का पार्ट 1 कैसा लगा। और अभी आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो तूने मेन चैनल पे भी अपलोड किया है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं इसमें सीजन 3, सीजन 4 और सीजन 5 को पूरा कवर करने वाला हूँ। तो यार अगर मैं आपको स्टार्टिंग के पार्ट कवर ना करूँ इस चैनल पे तो ये तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा ना। मुझे पता है कि आप लोगों ने वॉच कर लिया होगा, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जिन्होंने भी वॉच नहीं किया ना दोबारा कर लो वॉच, इससे थोड़ा चैनल को रीच मिल जाएगा। बट अभी आपको फ्यूचर के एपिसोड जो मिलने वाले हैं वो तो अभी तक आपने वॉच नहीं किया होगा ना, तो वो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इस पे अपन काफी कमाल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं और इतने की मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि आपको मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 5K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, मैं होप करता हूँ कि आप लोग वो भी कंप्लीट करवा दोगे, तो करवा देना। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।